जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण शासक अकबर महान की चर्चा करेंगे। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चलता है। मुगल वंश में अकबर सबसे प्रतापी शासक होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट किए वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बनता है। देखिए ये सम्राट बनते हैं, ठीक है। इनका राज्याभिषेक होता है कलानौर में हुआ है, ये याद रखिएगा, कलानौर पंजाब में। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवधि है 1556 और 1570 के मध्य, जिसमें अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। तो अकबर के शासनकाल का पहला खंड रहा। आगे दिया 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब दूसरा अभियान यहाँ पर 1570 से लेकर 1585 के बीच का समय, ये गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान होता है। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया था। और तीसरा जो अभियान, मतलब तीसरा कालखंड होता है, ये 1585 से लेकर 1605 के मध्य का होता है, जिसमें अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया गया, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम के मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। तो देखिए अकबर का जो शासनकाल है ये 3 कालखंडों में विभाजित है। पहला खंड होता है जिसमें मालवा, गोंडवाना इन क्षेत्रों पर कब्जा होते हैं। दूसरे में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा होता है और अंतिम में दक्षिण भारत पर भी कुछ कब्जा करता है। तो एक एक पॉइंट करके विस्तार से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जन्म की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, ये राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। देखिए आपने पीछे देखा था जब कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं लड़ता है। हुमायूं एक तरफ होता है और एक तरफ शेरशाह सूरी। हुमायूं यहाँ से परास्त हो जाता है और यहाँ से भाग करके जाता है राणा वीर साल के महल में, जहाँ पर इसका विवाह एक महिला से होता है और इसके बाद उससे संतान उत्पन्न होता है अकबर। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अकबर हिंदू शासक के महल में पैदा होने वाला मुगल है। इसका जो मूल नाम होता है जलालुद्दीन। तो अकबर का मूल नाम है जलालुद्दीन, लेकिन अगर कभी बचपन का नाम पूछ ले तो याद रखिएगा इसके बचपन का नाम है बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम है बदरुद्दीन, है ना। इसके बाद इसके उपनाम या उपाधियां यहाँ पर दिए गए। दक्षिण का बादशाह इसकी उपाधि है। अर्श असियानी, मतलब ये जहांगीर ने उपाधि दिया था। अर्श असियानी ये किसने उपाधि दी है? जहांगीर ने। जगदीश्वर ये उपाधि उसे प्रजा ने दी है। देखिए इमाम आदिल अमीरुल मोमिनीन, ये मजहर की घोषणा के बाद इसने उपाधि धारण किया है अमीरुल मोमिनीन, है ना। प्रबुद्ध निरंकुश शासक, अपने युग की संतान एवं पिता दोनों है, ये डॉक्टर RP त्रिपाठी ने कहा है। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक ये एल्फिंस्टन ने कहा है। तो देखिए अकबर की उपाधियां काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिण का बादशाह जरूर याद रखिएगा। अर्श असियानी ये जहांगीर ने उपाधि दिया है ना। जगदीश्वर ये प्रजा ने उपाधि दी थी अकबर को, है ना। इमाम आदिल अमीरुल मोमिनीन, है ना, ये मजहर की घोषणा करने के बाद अकबर ने उपाधि धारण की थी। प्रबुद्ध निरंकुश शासक, अपने युग के संतान और पिता दोनों ये डॉक्टर PR त्रिपाठी मानते हैं और इतिहासकार एल्फिंस्टन ने इसे प्रथम राष्ट्रीय शासक घोषित किया मध्यकालीन भारत का।
अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था, ये लेनपुल ने कहा है। तो मुगल काल का स्वर्ण युग किसके समय में आता है? अकबर के समय में, ये लेनपुल ने बताया। अब 14 फरवरी 1556 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्यों? क्योंकि इस दिन अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर 14 लगभग 14 वर्ष होता है ना, कहीं कहीं ये 13 भी मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 13 या 14 जो भी मिलेगा सही है ना, की आयु में पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित हुआ था। तो कलानौर में इसकी राज्याभिषेक किया गया था, ये आपको जरूर याद रखना है। देखिए अब अकबर का उम्र है सिर्फ 14 वर्ष, तो यहाँ पे अकबर के संरक्षक होते हैं। संरक्षकों का भी नाम कई बार पूछा जाता है। जो अकबर का पहला संरक्षक है इसका नाम है मुनीम खां, है ना, याद रखिएगा, सबसे पहले संरक्षक बनता है मुनीम खां, है ना। इसके बाद दूसरा इसका संरक्षक होता है बैरम खां। तो ऐसे भी कई बार पूछ लेता है कि इसका पहला संरक्षक कौन है? मुनीम खां, और दूसरा संरक्षक कौन है? यह है बैरम खां। तो अकबर के 2 संरक्षक है, मुनीम खां और बैरम खां, ये नाम आपको याद रखना है ना। बैरम खां यहाँ पे दिया है कि अकबर का संरक्षक, उसने अकबर ने उसे अपना वकील मतलब वजीर नियुक्त किया और खाने खाना की उपाधि दी थी। तो बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो दोस्त अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया शमसुद्दीन अत्का खां अकबर का प्रतिपोषक धाय मतलब पिता था। देखिए ये मतलब इसके हुमायूं के मृत्यु के पश्चात इसका पालन पोषण किसने किया है? ये शमसुद्दीन अत्का खां ने किया है। माहम अनगा है ना, अकबर की धाय माँ थी, जो एक दमदार वकील और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, है ना। माहम अनगा, ये नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। अकबर के समकालीन शासक, यहाँ से क्वेश्चन ना कई बार वनडे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि अकबर के समकालीन शासक कौन है। तो इसमें प्रमुख नाम है महारानी एलिजाबेथ का, आपको नाम जरूर याद रखना है। महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की है, ये अकबर के समकालीन शासक होती है। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उस समय एलिजाबेथ का शासन होता है ना। आपने अभी नहीं पढ़ा है, आगे आप पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो एलिजाबेथ का शासन होता है और भारत में अकबर का शासन होता है। फिर एलिजाबेथ क्या करती है? देखिए एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है ना, और फिर जब प्रिंस यहाँ पर आते हैं, है ना, तो क्या करते हैं कि वो एक ब्रिटिश को वो एक लेटर देते हैं जो कि अकबर के नाम का होता है। आप इसकी चर्चा आगे पढ़ेंगे, है ना। अब फ्रांस का हेनरी चतुर्थ, ये भी अकबर का समकालीन होता है, और फारस का महान अब्बास, ये भी अकबर का समकालीन है। तो एलिजाबेथ, हेनरी चतुर्थ और अब्बास, ये सब अकबर के समकालीन है। बायजीद बयात अकबर का पहला जीवनीकार था, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिया है ना, इन तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। झरोखा दर्शन, सिजदा और जमी बोस की शुरुआत करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। देखिए झरोखा दर्शन ये किसने स्टार्ट किया? अकबर ने। सिजदा, है ना, सिजदा पीछे आपने देखा था, सिजदा पैबोस ये सब बलबन ने भी स्टार्ट किया था, है ना। यहाँ पर अकबर स्टार्ट करता है। अकबर मुनीम खां को बैरम खां की तरह खान बाबा या बाबा आम मतलब मेरे पिता कहता। देखिए इससे मुनीम खां, है ना, मुनीम खां के बारे में आपने देखा ये अकबर का पहला संरक्षक था, है ना। इसके बाद यहाँ पे बैरम खां, है ना, मतलब मुनीम खां को जैसे मानता था वैसे बैरम खां को भी अपना बाबा आम मतलब मेरे पिता कहता था। देवी शेख ताजुद्दीन और यज्ञ का मुल्ला दाऊद अकबर के शयन कक्ष के बाहर धार्मिक चर्चा करने वाले विद्वान थे, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए शेख ताजुद्दीन और मुल्ला मोहम्मद अकबर, ये दोनों क्या थे? अकबर के शयन कक्ष के बाहर धार्मिक चर्चा करते थे। अकबर ने तैमूरी शासक मिर्जा सुलेमान को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। आगे अकबर ही वह मुगल बादशाह था जिसने मक्का और मदीना को विजिट करने हेतु उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां उज्बेक से समझौता किया था। अकबर ने बेगमों के नाम को सार्वजनिक करने की प्रथा समाप्त कर दिया था। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि मक्का और मदीना को जीतने के लिए उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां उज्बेक के साथ समझौता करता है। आगे दिया दोस्तों, अकबर एवं औरंगजेब ही वह दो मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। मतलब अकबर के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था और औरंगजेब के भी खिलाफ भी किया गया था। औरंगजेब भी वह मुगल शासक है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। सर्वप्रथम अकबर ने ही मारवाड़ मतलब जोधपुर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। उसने चंद्रसेन को हटाकर राम राव को बैठाया। अकबर ने ब्राह्मण परत रायदास को विक्रमजीत की उपाधि दी थी। तो परत रायदास ये इनको विक्रमजीत की उपाधि दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। ये जो विक्रमजीत है इसे जहांगीर ने गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे दिए, अकबर ने ब्राह्मण पुरुषोत्तम को बख्शी बनाया। लेनपुल ने अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है।
आपने पीछे पढ़ा है कि देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, ये बाबर होते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो अकबर को माना जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।